नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कोरोना संकट से थोड़ी सी राहत मिलने के बाद अब दुनिया के कई देशों में एक फैल रही बीमारी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। मंकी पॉक्स नाम की बीमारी के केस करीब 11 देशों में कंफर्म होने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को विदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बाद अब सरकार इस नए वायरस के संक्रमण को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है और इसे ही देखते हुए केंद्र ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को मंकी पॉक्स की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स के लक्षणों के वाले जो यात्री हैं उनके सैंपल तुरंत पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग विस्तृत गाइडलाइन भी इसके बारे में जारी करने वाला है। विदेश से लौटे यात्रियों और संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों के सैंपल एनआईवी भेजने के निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स से संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो आज के हम इस कार्यक्रम में इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक ये वायरस है और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं। वो तो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस और कैसे ये प्रभावित करता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से, और दूसरी हैं रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये मंकी वायरस और इसकी देखिए, वजह से चेतावनियां क्यों जारी करनी पड़ रही हैं, एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ रही है। बिल्कुल आपने दिनेश जी बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। मंकी पॉक्स नाम दिया है, जैसे पहले हम एक दो बीमारियां नाम लेते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। बड़ी चेचक, छोटी चेचक। चिकन पॉक्स अभी भी देखने में आ जाती है। स्मॉल पॉक्स जो बड़ी चेचक है उसका भारत से निष्कासन हो गया था और जिसको हम कहते हैं रेडिकेशन हो गया था 1977 में। और मैं भी उस अभियान से जुड़ा था जिसमें स्मॉल पॉक्स के मैस वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुए थे 1973 में, 73 से लेके और 75 तक। और आखिरी बार 77 में इसको ये माना गया कि भारत से बड़ी चेचक चली गई उस अभियान के बाद और दुनिया से चली गई। मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो उसी वेरियोला परिवार का है जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, चिकन पॉक्स का वायरस है। और ये यूरोप के बहुत सारे देशों में, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसकी पुष्टि हुई है कि एक दो केस वहां पे मिले हैं। अब अगर इसको बड़ी मात्रा से, बड़ी चेचक से अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें जो हमारी ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड्स, ज्यादा सूजन आती है। जैसे गर्दन में लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे टीबी में गांठें बन जाती हैं गर्दन में, उस प्रकार से ज्यादा सूजन आती है ग्रंथियों में। और ये जो बीमारी है ये प्रायः बहुत नजदीक अगर हम किसी के आएंगे जिसको ये मंकी पॉक्स का वायरस का संक्रमण है तो उसके सलाइवा से या उसके दूसरे बॉडी फ्लूइड से ये फैल सकता है और बहुत संपर्क में आने से सांस के द्वारा भी फैल सकता है। ये लगभग इसमें 12 दिन एवरेज बताया है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो 7 से 17 दिन रेंज करता है कि हमारा एक्सपोजर हुआ और उसके बाद जब बीमारी पैदा हुई तो उसमें 7 से 17 दिन लगते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जो और कुछ पता है वो ये है कि लक्षण लगभग जो सभी वायरल बुखारों के होते हैं उसी तरह के हैं कि बुखार एक बड़ा लक्षण है इसका, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना,
और गले में जो ग्रंथियां हैं उनमें सूजन आ जाना, और एक जनरल आपको जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, और आदमी थकान महसूस करेगा। तो इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये बहुत नजदीक आने से ही फैलता है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, सलाइवा के द्वारा हम जो बातचीत करते हैं या हम खांसते हैं उसमें हो सकता है। और इसके लिए बचाव ही एक बड़ा उपाय है। किसी भी वायरल इलनेस का कोई इलाज तो होता नहीं है, जैसे हमने कोविड में भी देखा, कोई पक्का इसका नहीं होता कि ये आप दवाई दे दीजिए ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये गंभीर भी हो सकता है कुछ लोगों में, जैसे बड़ी चेचक में भी लोगों की मृत्यु भी होती थी। और ये कई बार जो अब इस समय सबको आशंका इस बात की हो रही है, क्या ये पैंडेमिक का रूप लेगा, जिस प्रकार से कोविड हुआ या जिस प्रकार से पहले पिछली सदी में बड़ी चेचक के महामारी होती थी, क्या उस प्रकार से होगा? अगर उस प्रकार से होता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बड़ी चेचक का टीका, छोटी चेचक का टीका दोनों मौजूद हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स का टीका है वो इसमें भी कारगर हो सकता है। और इसके लिए एक यूएसए में एक वैक्सीन भी अप्रूव्ड है इसके लिए, जिसका नाम है जाइनियोस वैक्सीन, और जो इसमें कारगर होती है। तो अगर ऐसा लगेगा तो ये वैक्सीन की उपलब्धता करानी पड़ेगी सभी देशों को WHO के माध्यम से, या और जो भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के मार्ग हैं उनसे उनको प्रशस्त करना पड़ेगा। इस वैक्सीन का उत्पादन करना पड़ेगा बड़े स्केल पे, अगर ये आगे बीमारी फैलती है। और किसी भी वायरल इलनेस को हम एक ज्योग्राफिक बाउंड्री में कैद नहीं कर सकते। अगर ये इतने यूरोप के देशों में केसेस सामने आए हैं, तो भारत में भी आज नहीं तो कल तो कोई ना कोई केस सामने बिल्कुल। और आ ही जाएगा। कोविड के समय में भी सर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी कि जब ये माना जा रहा था कि भारत तक शायद ही इस तरह की कोई समस्या हो, लेकिन धीरे 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 करके कोविड ने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और एक बड़ा विकराल रूप उसका देखने को मिला था। डॉक्टर रश्मि, अभी सर ने तमाम बातें कही, खास करके ये एक वायरस जैसे बताया कि ये एक वायरस है। कोविड से पहले वायरस को लेकर इतनी चर्चाएं नहीं होती थी, खास करके हम भारत में इतनी चर्चाएं नहीं करते थे। और आमतौर पर अगर हम टीवी पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उस तरह के विषयों को कम स्थान मिलता था। लेकिन कोविड के आने के बाद ये वायरस अचानक से क्यों आने लगे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जैसे अभी कहा कि इसकी जो एक टाइम ऑफ पीरियड है वो 15 से 20 दिन तक या 15 से 18 दिन तक, 12 से 15 दिन तक, इतने दिनों तक रहेगा। लेकिन इसके बाद जो शरीर पर चकत्ते या निशान जो पड़ेंगे वो कब तक रहेंगे, या वो भी इसी पीरियड में समाप्त हो जाएंगे? जी। दिनेश, ये आपके मेरी आवाज आ रही है जी दिनेश जी? जी देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंकी। आपके दो क्वेश्चन है मेरे पास कि पहली चीज, ये जो स्किन पे जो आपके लेजन्स आते हैं ये कब तक सही होते हैं, और दूसरा क्यों इतने वायरल इन्फेक्शन इतना इमर्ज कर रहे हैं कोविड के बाद, है ना? तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करूंगी मैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। ये सेम फैमिली ऑफ वायरस को बिलोंग करता है जिससे स्मॉल पॉक्स आता है। सिम्टम्स जनरली फीवर, बॉडी मेलेज, रैशेस, शरीर पे चकत्ते बनना, जैसे कि हम चिकन पॉक्स में देखते हैं, माता जो हम आम भाषा में कहते हैं, वैसे ही रैशेस देखने के लिए मिलते हैं। अच्छी बात है कि इसके जो रैशेस हैं वो 3 से 6 महीने में चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेशेंट कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे पॉसिबिलिटी है मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। यदि आपके कांटेक्ट में कोई बंदा हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बॉडी मलेज है और शरीर पे चकत्ते आने लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आइसोलेट कर दीजिए और तुरंत पेशेंट का टेस्ट होना चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए इस वायरस की। नाउ कैसे स्प्रेड करता है ये वायरस, जैसा कि सर ने बताया,
3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन रहते हैं पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हो रखा है उसके संपर्क में आने से, या कॉन्टैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति की बेडिंग जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने पर, या फिर जो एनिमल है, ये एक पोटेंशियल सोर्स जो होता है, जूनोटिक बीमारी है ये, मंकीज हैं, स्क्विरल्स हैं, रोडेंट्स हैं, जैसे माइस है, इन सब में ये बीमारी देखने के लिए मिलती है और इनसे कभी कभी एक्सीडेंटल एक्सपोजर की वजह से इंसानों में भी ये बीमारी हो जाती है। मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक 1970 के दशक में एक बार हो चुका है, 2003 में हो चुका है और 2018 में हो चुका है। तो बहुत चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस बीमारी से रिलेटेड वैक्सीन अवेलेबल है, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा, एंटीवायरल दवाएं ऐसी अवेलेबल हैं जिनसे इस बीमारी की पूरे तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। बीमारी ये जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो 2 से 4 हफ्ते में व्यक्ति विशेष बिल्कुल ठीक हो सकता है। यदि कभी कभी सीवियर सिम्टम्स आते हैं जैसे कि निमोनिया डेवलप कर सकता है, सेप्सिस यानी डॉक्टर रश्मि, आपसे जुड़ेंगे हम, टीम से कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करें। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिश्रा सर, अगर हम इसके इलाज को लेकर बात करें तो कैसे इसका इलाज संभव है, चूंकि आपने कहा कि कोई इसकी विशेष दवाई तो है नहीं, जैसे कि हमने कई प्रयोग किए कोविड के समय में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रयोग करके देखे कि किस दवाई से इसको सही किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी एक स्पेशल दवा नहीं बनी कि जिसके एक टीके लगा देने से या कोई दवा खिला देने से मरीज को तुरंत रिलीफ मिले। तो क्या कुछ इसकी दवाई हो सकती है, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे डॉक्टर रश्मि बता रहे थे कि एंटीवायरल दवाई को इसमें प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पक्का तौर पर नहीं कह सकते कि इसमें एंटीवायरल दवाई असरदार होगी या नहीं होगी। वायरस में कभी भी हम ये नहीं कह सकते। और वो दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है तो इसमें भी जो सबसे बड़ा हमारे पास हथियार रहेगा वो बचाव रहेगा। बचाव, इसका उपाय बहुत साधारण है कि आप जिस व्यक्ति को भी रैश हो रहा है, जो चिकन पॉक्स में भी हम लेते हैं वो बचाव के उपाय, कि अगर किसी को घर में एक छोटी माता होती है तो उनको आइसोलेट कर देते हैं, उनके खाने पीना बर्तन उनको खाना उसी रूम में दे देते हैं, कपड़े अलग से हो जाते हैं उनके, तो उनके साथ अगर नजदीक का संपर्क नहीं होगा और उनके जो सलाइवा है, थूक है या और बॉडी फ्लूइड्स हैं, पेशाब है और दूसरे जगह से भी वायरस इसमें श्रेड हो सकता है, तो उससे बचाव करना आवश्यक होता है। और जैसे डॉक्टर रश्मि ने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी, कोई भी वायरल इलनेस है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है अगर वो गंभीर नहीं हो रही है। निमोनिया, जैसे डॉक्टर रश्मि का डिस्कनेक्ट हो गया था निमोनिया बताते हुए, तो कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश तो सभी वायरल बुखारों में होती है। एनकेफेलाइटिस भी हो सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, दूसरे अंगों को भी ये प्रभावित कर सकता है, वो कोई भी वायरस कर सकता है। जैसे हमने कोविड में भी देखा, शुरू में ऐसा लगता था कि खाली गले में होता है, खांसी आ रही है, लेकिन जुकाम हो गया, थोड़ा सा स्मेल चली गई, लेकिन बाद में देखा उसमें इतना निमोनिया हुआ लोगों को, और जितनी भी जाने गई वो निमोनिया की वजह से गई कोविड में। तो स्मॉल पॉक्स वैसे रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है, लेकिन कोई भी वायरस हमारे फेफड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है, उस पर एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, वो ये वाला वायरस भी कर सकता है। और इसमें जो अभी तक इतने केसेस आए नहीं है किसी भी देश में कि इन पर कोई बहुत ज्यादा शोध हुआ हो, लेकिन जो अफ्रीका में, खास तौर से अफ्रीका की बीमारी है, अफ्रीका में ज्यादा देखने में आया है पिछले वर्षों में। और जैसे बताया कि एनिमल से ह्यूमन में आता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है, जैसे कोविड में भी हुआ। तो इसमें हमें ये बहुत सावधानी लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर अभी देखिए खाली एनआईवी में टेस्टिंग होगी इसकी, जो भी किसी के अगर आप वो भेजा जाएगा सीरोलॉजी और इसको जांच के लिए कि ये क्या मंकी पॉक्स का वायरस है या चिकन पॉक्स है
तो ये इसका जो पता लगेगा सिक्वेंसिंग से या कल्चर से, वो एनआईवी में लगेगा। अभी बाकी कोई लैब में इसका संभावना कम है। उसके लिए धीरे धीरे कैपेसिटी बनेगी अगर ये बीमारी आती है भारत में। लेकिन अभी फिलहाल यही निर्देश हैं, दिशा निर्देश सबको हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित अस्पताल में आता है और आपको अगर इसका, हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कि इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि अगर हमको इस बात का संदेह है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है, तो तुरंत उनको आइसोलेट करना है। अस्पताल में आते हैं तो वहां करना है, घर पे हैं तो वहां करना है, और उनका सैंपल लेके ब्लड का या सलाइवा का, और वो उसको भेजना है लैब में। उसी जिस तरह से दिशा निर्देश होंगे कि जिस तरह से उसको सैंपल को प्रिजर्व करके भेजना है, और उसको उससे पता लग सकता है कि ये मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन चूंकि इसमें शरीर में रैश आ जाते हैं, जो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं फेस पे भी, मंकी पॉक्स में नेक में स्वेलिंग ज्यादा होती है प्रीडोमिनेंटली। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह का ये बिहेव करता है यहाँ पे। बिल्कुल, क्या ये ये किस दाने दाने और हो करता सकता है कि या हर ग्लैंड? व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से भी ये प्रभावित करे, ऐसा भी इससे संकेत मिल रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी उस समय कि जैसा कि सर ने उस बात को पूरा किया और बहुत ही डिटेल में समझाया कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस होना, मतलब किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्व होना, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होना बहुत ही कॉमन चीज है। तो यही इकलौती चीज किसी भी बीमारी को थोड़ा सा डेंजरस फॉर्म में ले जाती है। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस में मॉन्कीपॉक्स वायरस के इन्फेक्शन में भी निमोनिया हो सकता है, सेप्सिस यानी ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है, एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन पैरेन्काइमा में ये इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ लोगों में जब बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तो विजन लॉस मतलब आंखों की रोशनी जा सकती है। कुछ लोगों में अभी इसमें थोड़ी चिंता देखने को मिल रही है कि क्या मंकी पॉक्स वायरस एक पैंडेमिक बन के आ सकता है सामने, क्योंकि ऑलरेडी लोग डरे हुए हैं। अभी कोविड रिलेटेड जो पैंडेमिक देखा है और उससे रिलेटेड जो मल्टीपल वेव्स देखी हैं, तो उसके बाद लोग काफी डरे हुए हैं कि क्या ये मंकी पॉक्स वायरस भी आने वाले समय में पैंडेमिक हो सकता है। तो रिसर्चर्स के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, क्योंकि जो मंकी पॉक्स वायरस है वो बहुत उतना फास्ट ट्रांसमिशन नहीं है जितना कि कोविड वायरस है, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इन कॉन्ट्री कि कोविड के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं था। जैसा कि सर ने बताया कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसमें भी उसका भी काफी रोल है मंकी पॉक्स वायरस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सेम प्रोटोकॉल जो हम कोविड वायरस के प्रिवेंशन के लिए फॉलो करते थे, आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो कोविड रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से मंकी पॉक्स वायरस या अनगिनत आने वाले वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो क्या डॉक्टर रश्मि ये मान लिया जाए कि गंदगी की वजह से भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टामिनेटेड फ्लूइड मतलब कोई बंदा इफेक्टेड है, उसकी से उसके डिस्कार्ड के बाद से, है ना, जो पट्टी है या टिश्यूज हैं या उसका यूजेबल आइटम्स हैं, यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं, साफ एडिक्वेटली नहीं रखते हैं। सर ने मेरे ख्याल से अभी एक छोटी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर भी की थी कि जैसे कि माता निकलती हैं घर में, किसी को चिकन पॉक्स होता है तो हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसका सामान अलग कर देते हैं, बेडिंग अलग कर देते हैं, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति विशेष रोज सुबह शाम दोनों टाइम आए। तो यही सेम चीज इस पे भी अप्लाई करती है। यदि साफ सफाई का हम खास ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक हम अपने आप को इसके ट्रांसमिशन से रोक सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो आपको जो कोविड में आपने नियम फॉलो किए थे वही इसमें करने पड़ेंगे, तो आप बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक बात और जानना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर
ये वायरस हावी हो जाता है तो किस स्थिति तक मरीज को ले जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि कभी कभी ये इतना खतरनाक हो सकता है कि लोगों की जान भी जा सकती है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं? एक्चुअली जो चिंता का विषय है पूरे दुनिया में, WHO ने भी कहा है, हमारे भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दी है, इसमें राज्य सरकारें भी दे रही हैं और बाकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी इस विषय में कह रहे हैं। सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होगा कि ये महामारी का रूप न लेंगे, क्योंकि पहले पिछले शताब्दी में 19वीं सदी में 20वीं सदी में के शुरू में स्मॉल पॉक्स के एपिडेमिक्स देखने में आते थे और उसमें बिल्कुल लोगों की जान जाती थी। मोर्टेलिटी 5 से 10% एपिडेमिक्स में होती है और इसमें भी हो सकती है अगर ये महामारी का रूप लेता है। अच्छी बात ये है कि ये लिम्फ नोड को ज्यादा असर करता है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, तो इसमें भी जो आउटकम होगा, हमारा परिणाम मिलेगा किसी भी व्यक्ति में, वो उम्र पर निर्भर करेगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है उस पर निर्भर करेगा। तो जैसे हम कोविड में बात करते थे कि साहब कोमॉर्बिडिटीज, 60+ लोग, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस वजह से कम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कीमोथेरेपी मिल रही है, रेडियोथेरेपी मिल रही है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, स्टेरॉइड ले रहे हैं लोग, ब्रोंकियल आज्मा है किसी को, और इसी प्रकार से बहुत छोटे बच्चे, पहले चेचक जो है बच्चों में बहुत होता था क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं बनती थी, तो और बच्चों की उसमें लोगों की, जैसे डॉक्टर रश्मि ने बताया, चेचक में आंख भी इन्वॉल्व हो जाती थी, कॉर्नियल अल्सर हो जाते थे वायरस के, उस वजह से लोगों की रोशनी चली जाती थी आंखों की, ये नोन है स्मॉल पॉक्स के लिए। तो इसमें भी वही चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा जो फर्क बता रहे हैं, जो हमारे पास जितने भी इसकी जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार मंकी पॉक्स लिम्फ नोड्स को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे हमारे ये HIV वायरस है, वो भी लिम्फ नोड्स को ज्यादा प्रभावित करता है, इसी प्रकार इम्यून सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करता है। तो लिम्फ नोड्स इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम कर सकता है, तो हमारे जो शरीर में लड़ने की ताकत है किसी भी संक्रमण से, वो कम हो सकती है। इसलिए जो बहुत यंग बच्चे, बुजुर्ग, 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो वयस्क नागरिक हैं, वो लोग, उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है इससे, क्योंकि चिकन पॉक्स का भी ये दिनेश जी माना जाता है कि बचपन में जो चिकन पॉक्स होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स, वयस्कों में जो चिकन पॉक्स होती है वो कई बार घातक हो जाती है, क्योंकि हमको इम्यूनिटी नहीं बनी होती। बच्चों में तो चूंकि पैदा होने के बाद संक्रमण थोड़ा बहुत होता रहता है, उससे कुछ इम्यूनिटी होती है, प्लस उनको टीकाकरण भी चिकन पॉक्स का हो जाता है, उस वजह से भी। अब हुआ क्या है, जब से इरेडिकेशन हो गया बड़ी चेचक का, जैसे मैंने बताया 1975 में हम लोग, मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, तो हम लोगों ने मैस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था 1973 से 75 तक, और सबको वैक्सीनेट किया। लेकिन उसके बाद से अब स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो हमारे जो बच्चों के एज ग्रुप में भी अभी उसमें शामिल नहीं है, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें। बिल्कुल, जो और बड़ों को भी नहीं शिशुओं के लिए रिकमेंडेड जो है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसमें इसको हाँ। शामिल नहीं किया अभी। अब हो सकता है इसको शामिल करना पड़े, मैं समझता हूँ शायद करना पड़ेगा। अब ये एक मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए एक चेतावनी आई है मंकी पॉक्स के द्वारा, तो अब आने वाले समय में WHO इस पे एक समिति बना के इसका आकलन कर सकते हैं, और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन फिर से इसको वैक्सीनेशन बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा, किया जाना चाहिए या कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि सावधानी इसमें सबसे जरूरी काम है, जिसको ध्यान में रखना है। हम इस कार्यक्रम पर और भी चर्चा कर सकते थे, बड़ी महत्वपूर्ण आप जानकारियां दे रहे थे सर।
लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे साथ प्रावधान है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। जिस तरह से कोविड में हमने जो नियमों का पालन किया, वही नियमों का पालन हम अगर हम यहाँ पर करते हैं तो बहुत हद तक हम इस तरह से और इस तरह की जो वायरस है, इस तरह की जो समस्या है, उससे बच सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारा कार्यक्रम रोज आप देखते रहिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां भी बीमारियों के बारे में मिलती रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।